स्टूडेंट, मैं आसिफ खान आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इजी स्टडी पुर में स्वागत करता हूं। हम केमिस्ट्री के अंदर आज है वो केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध जो टॉपिक है अपना, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सा? केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग है, उसके अंतर्गत सबसे पहले तो देखो, आपको जो तत्व आपको बताए गए हैं, तत्वों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से तत्व लिए गए, ठीक है। और उन तत्वों के आधार पर आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्डिंग होता है। हमारे पास जो रासायनिक बंध है उसके अंतर्गत मैं आपको बता देता हूं कि भी किसी भी परमाणु, किसी भी दो परमाणु होते हैं उनके मध्य क्या होता है? बंध, यानी कि बल लगाकर क्या किया जाता है? उन्हें एक ज्यामिति दी जाती है, एक आकार दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंधे कहते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि परमाणुओं या परमाणुओं के मध्य बोल सकते हो, परमाणुओं के मध्य बल लगाकर इन्हें निश्चित ज्यामिति दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, या आप रासायनिक बंध है वो कह सकते हो। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अपने पास जो पीरियडिक टेबल पढ़ी थी आपने, उसके अंदर मैंने वर्ग नंबर 18 में आपको अक्रिय गैसें या नोबल गैस या आप उत्कर्ष गैस कह सकते हो, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये बताया था जो आपकी नोबल गैस है या आप अक्रिय गैस बोल सकते हो, जिन्हें अक्रिय गैस है उनकी संख्या मैंने आपको बताई थी 6। कितनी बताई थी? 6 थी। उनके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था जो हीलियम आता है, हीलियम है वो क्या है? एक अपवाद है इस वर्ग का, या आप ऐसे बोल सकते हो पी ब्लॉक के वर्ग नंबर 18 का जो हीलियम है वो क्या है? अपवाद स्वरूप। क्योंकि यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो अक्रिय गैस है, हमने जो नोबल गैस है उनका जो अंतिम कक्ष है वो क्या होता है? एस और डी, वो क्या होता है? पूर्ण रूप से भरित होता है या भरा होता है। यहाँ पर उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक ही कक्षक होता है जिसके अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। डी कक्षक नहीं आया, इसका अर्थ क्या हुआ? ये अपवाद में गिना जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि अपनी जो अक्रिय गैस है, कौन सी? अक्रिय जो गैस है, अक्रिय गैसें हैं, उनके अंतिम कक्ष में क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने का अर्थ ये हो गया कि ये जो गैसें हैं ये क्या होती हैं? अधिक स्थायी होती हैं। क्या होती है? अधिक स्थायी होती है, यानी कि इनका स्थायित्व है वो क्या होता है? अधिक होता है। 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर जो 8 है ये हम क्या कह सकते हैं? अष्टक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अष्टक भी बोल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो आपने हीलियम लिया है, हीलियम के अंदर आपको पता है कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन हम इसमें भी ये बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम ये कहेंगे कि यहाँ पर अपना ये पहला कक्ष है, इसे आप क्या कहते हो? के द्वारा प्रदर्शित करते हो। जो मैंने आपको नील्स बोर की थी, नील्स बोर ने क्या किया था? इन कक्षकों को क्या किया था? नामकरण किया था, के एल एम एन डैश बताया था ना। अब यहाँ पर मैं ये कहूं कि जो के कक्षक है उसके बाहर, इसके बाहर जो अपना दूसरा कक्ष आता है एल, अगर अनुपस्थित, क्या हो? अनुपस्थित हो, तो ये जो हीलियम है ये भी क्या है? स्थायी होगा। क्या होगा? स्थायी होगा। यदि मैं ये कहूं अक्रिय गैसों में के अलावा कोई दूसरा कक्ष भी बाहर उपस्थित है तो उसमें क्या होगा? वो अस्थायी होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? या तो कम या अधिक। आपको मैंने ये भी बताया है कि किसी कक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनकी संख्या किस प्रकार निर्धारित की जाती है। मैंने आपको ये बताया था, नील्स बोर के माध्यम से मैंने आपको ये सूत्र दिया था 2n², जिसके अंदर n क्या है?
कक्षकों की संख्या है, या फिर आप n की जगह क्या लिख सकते हो, k l m n जो भी आपकी जो कक्षा है उसका लिख सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो इसमें। इसके माध्यम से आप किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक्रिय गैस है, ये 6 हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको अधिक स्थायी होती है। यहाँ पर क्यों होती है, क्योंकि इसके अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये होती है। इसके बाद में ये कहूं कि यहाँ पर जो अपने पास बाकी जो बच गए, बाकी जो बच रहे हैं तत्व, उनके बारे में क्या राय है? तो हम ये कहेंगे बाकी जो यहाँ पर तत्व बचते हैं आवर्त सारणी के, वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। क्यों होते हैं अस्थायी? क्योंकि उनका जो अंतिम कक्ष होता है, उस अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन या तो क्या होते हैं, कम होते हैं, या फिर क्या होते हैं, अधिक होते हैं। कैसे, वो देखो अब। यहां पर देखो, अब मैं ये कहूंगा आपको, अपने पास कोई भी दूसरा तत्व ले, दूसरा तत्व कैसे, जैसे आपने लिया सोडियम, सोडियम कितने पर आता है, 11, 11 पर आ गया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कक्ष भरते हैं। कक्ष भरोगे तो आपको पता है पहले कक्ष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 8, और तीसरे के अंदर कितने भरेंगे, 1। अब यहां पर देखो एक पॉइंट बन जाता है, कौन सा पॉइंट, वो देखो यहां पर सोडियम 11 पर आता है, लेकिन यहां पर 3 कक्ष बने, तीनों में 2 8 1, तो ये सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करेगा, धनायन का। धनायन का निर्माण करेगा तो ये किसकी आकृति प्रदर्शित करेगा, नियोन की। क्यों करेगा नियोन की, क्योंकि नियोन भी आपको पता है 10 पर आता है, और 10 पर आता है तो इसके भी पहले कक्ष में 2 और दूसरे में कितने आते हैं, 8। कितने आते हैं, 8, यानी कि इसमें भी 10 हो गए। और इसके अंदर जब ये अटेगा, यानी कि ये त्याग देता है इसे, तो त्यागने पर क्या होगा, देखो सेम एज प्रोसेस हो रही है कि नहीं हो रही, यानी कि सोडियम भी है नियोन की तरह क्या होता है, अपने गुण प्रकट करता है। एक बात ये हो गई। इसी प्रकार आप क्लोरीन ले सकते हो, क्या, क्लोरीन। क्लोरीन के अंदर क्या होता है, क्लोरीन के अंदर देखो, मैं ये कहूं कि आपके पास जो क्लोरीन, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे आप दर्शाओगे उसमें 2 8 7 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार दर्शाओगे, 2 8 7 का अर्थ हो गया पहले कक्ष के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरे में कितने भर दिए, 8, तीसरे में कितने भर दिए, 7। ठीक है। इसी प्रकार आप आर्गन लेते हो, मैंने कहा आर्गन ले लिया, आर्गन कितने पर आता है, 18 पर, और इसके अंदर क्या होगा, 2 8 8, यानी कि तीसरा कक्ष क्या है, ये आपको मैं बता दूं, ये क्या है, नोबल गैस है। नोबल गैस है तो इसके अंदर देखो अंतिम कक्ष के अंदर कितने आ गए इलेक्ट्रॉन, 8 आ गए, यानी कि स्थायी गैस है, स्थायी हो गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखो जो अपना क्लोरीन है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ग्रहण करने पर ये क्या हो जाएगा, 8, 8 होने पर ये क्लोरीन क्या करेगा, इसकी तरह प्रदर्शित करेगा, आर्गन की तरह, इसकी तरह आर्गन की तरह प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर ये बात संपन्न होती है। अब देखो अष्टक को पूर्ण करने के लिए क्या किया जाता है, अष्टक को पूर्ण करने के लिए 3 बातें हैं या 3 चरण हैं, जिन्हें हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे भाई कि भी 3 चरण वो कौन कौन से। अष्टक को पूर्ण करने के लिए सबसे पहला चरण, या तो कोई तत्व जो परमाणु है, या तो एक इलेक्ट्रॉन या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है। क्या करता है, त्याग करता है। मैं बोल रहा हूं देखो, इसी परमाणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर किसका निर्माण होगा, अष्टक का। सेकंड हम क्या बनाएंगे, सेकंड हम ये बताएंगे किसी भी परमाणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर भी किसका निर्माण होता है, अष्टक का निर्माण होता है। किसका होता है, अष्टक का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे किसी भी
परमाणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर किसका निर्माण होगा, यहाँ पर अष्टक का। ठीक है, दो बातें हो गई। अब तीसरी बात क्या होती, तीसरी बात देखो, तीसरी हम ये कहेंगे कोई दो परमाणु है तो वो दोनों परमाणु क्या करेंगे, आपस में साझा करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का या दो इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, साझा करेंगे, और साझा करके किसका निर्माण करेंगे, अष्टक का। क्या करेंगे, अष्टक का निर्माण करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का आप आदान प्रदान लिख दो यहाँ पर, या इलेक्ट्रॉन का साझा करके किसका निर्माण करते हैं, हम कहेंगे अष्टक का निर्माण करते हैं, अष्टक का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो तीन मैंने आपको चरण बता दिए, या आप ये बोल सकते हो जो अष्टक निर्माण में भूमिका निभाई जाती है वो तीन चरण यही। पहला मैंने बताया किसी भी परमाणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या फिर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। जैसे त्यागने पर मैं आपको इसके आगे जस्ट जो अपना टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें मैं आपको बता दूं। इसी प्रकार देखो किसी भी परमाणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, एक तो बोल रहा है त्यागने पर, एक क्या बोल रहा है, ग्रहण करने। इसी प्रकार तीसरा, दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अष्टक का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर ये तीन चरण हो गए। अब अपने आगे पॉइंट आता है, वो आता है आयन। क्या आता है, आयन। तो उसके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे कि आयन होता क्या है। तो आयन के लिए सबसे पहले देखो अपने पास आयन का अर्थ हो गया आवेश युक्त। क्या हो गया, आवेश युक्त। तो यहाँ पर हम ये बताएंगे जो आयन है वो होता क्या है और आयन के प्रकार क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयन के बारे में कि भी आयन होता क्या है। तो हम ये कहेंगे किसी भी आवेश युक्त परमाणु, कोई भी जो तत्व है अपना है वो अगर आवेश युक्त है, क्या है, आवेश युक्त है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी तत्व के परमाणु यदि आवेश युक्त हो, इसके आवेश युक्त हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। अब देखो आयन की हमारे पास परिभाषा आई, एग्जांपल लोगे, एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आपके पास सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा प्लस, इसी प्रकार आप क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या देगा, माइनस आ गया। इसी प्रकार मैग्नीशियम ले लो तो वो दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो क्या लिख सकते हो आप, डबल, या फिर आप प्लस टू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पर देखो आयन है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, जिसमें हमारे पास पहला तो है धन आयन। कौन सा है, धन आयन। और उसके बाद जो सेकंड है हमारा वो कौन सा है, ऋण आयन। कौन सा, ऋण आयन। अब यहाँ पर देखो दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि भी धन आयन क्या है और ऋण आयन क्या है। तो धन आयन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। मैं ये कहूं कि किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो आवेश उस पर आता है उसे हम क्या कहते हैं, धन आयन। अब धन आयन कब आता है, मैंने ये आपको बताया इलेक्ट्रॉन त्यागने पर आएगा। किस पर आएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर आएगा। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि जो सोडियम है प्लस, ये क्या है, इसी का एग्जांपल है। कैसे, मैं बोल क्या रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूँ किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर
किसका निर्माण होता है? धनायन का निर्माण होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, इन्हें लोगे तो इनके ऊपर प्लस आ रहा है। क्यों आ रहा है? तो मैं आपको बता दूं, 2m स्क्वायर के माध्यम से आप इनके कक्ष भरोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो सोडियम 11 पर आता है, पहले कक्ष में 2 भरे, दूसरे में आपने 8 भर दिए तो तीसरे में 1 भरोगे। अब इसका कक्ष पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं तत्व, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देगा, यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया इसी के ऊपर। इसी प्रकार मैग्नीशियम के ऊपर डबल चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके अंतिम कक्ष में कितने उपस्थित हैं? 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसी प्रकार आप एल्यूमिनियम लोगे तो एल्यूमिनियम पर प्लस आएगा 3। क्यों आएगा? क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्योंकि इसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यहाँ पर धनायन के बारे में आपने पढ़ा। अब आगे आता है अपना ऋणायन। तो ऋणायन क्या होता है? देखो, ऋणायन के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? ऋणायन। कोई भी तत्व है उसका परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा? ऋण आता है। यहाँ पर ऋणायन के अंदर देखो, ऋणायन के अंदर मैं बोल रहा हूं किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा, क्या बोल रहा हूं? किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणायन का निर्माण होता है। क्या बोल रहा हूं? ऋणायन का निर्माण होता है। देखो, अब इसके एग्जाम्पल क्या लोगे? एग्जाम्पल आप ले सकते हो, देखो क्लोरीन। क्लोरीन क्यों लिया है मैंने? मैं आपको बता दूं, देखो पहले कक्ष में 2, दूसरे में आप लोगे 8, तीसरे में आप कितने लोगे? 7, क्योंकि 17 पर आता है क्लोरीन। 2, 8, 7। अब ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर क्या देगा? माइनस, माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार आप सल्फेट भी ले सकते हो इसमें, तो वो भी क्या दे देगा? नेगेटिव चार्ज पर आ जाता है। अब ये तो हो गए आपके पास आयन। आयन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा, परमाणु पर यदि आवेश युक्त है, यदि कोई तत्व का जो परमाणु है अगर वो आवेश युक्त है तो उसे हम क्या कहते हैं? आयन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सल्फेट, अलग अलग लिए दोनों के, यानी कि ऋणायन और धनायन दोनों के लिए। फिर मैंने धनायन के बारे में बताया कि भी किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति में जो होता है, यानी त्यागने पर किसका निर्माण होगा? धनायन का। और उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया? सोडियम के बारे में बताया, मैग्नीशियम के बारे में बताया, एल्यूमिनियम। इसी प्रकार ऋणायन भी, तो ऋणायन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या होता है? ऋणायन का निर्माण होता है। और इसमें मैंने आपको क्लोरीन और सल्फेट 2 एग्जांपल बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आपने आता है संयोजकता। संयोजकता टॉपिक है, उसके बारे में हम चलते हैं, देखो डिस्कस करेंगे कि संयोजकता होती क्या है। संयोजकता की वैसे तो अलग अलग परिभाषाएं दी गई है, वैसे तो अलग अलग परिभाषाएं दी गई है कि कौन कौन सी। देखो, संयोजकता के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपने पास संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी। कौन कौन सी? जैसे कि एक तो ये दे रखी है कि किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो क्या है? उस तत्व की संयोजकता है। एक ये अपनी वैज्ञानिक तौर पर लेकर चलेंगे कि किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा, किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा जो अंतिम कक्ष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने एवं त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है, यानी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और कितने ग्रहण कर रहा है, वो प्रवृत्ति क्या कहलाती है? यहाँ पर संयोजकता कहलाती है। तो क्या बोल रहा हूं? देखो, किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्ष में
इलेक्ट्रॉन त्यागने तथा ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। ये हमारे पास परिभाषा आ गई किसकी? संयोजकता की। अब संयोजकता होती क्या है? जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया हमारे पास मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम लेकर चलोगे तो मैं आपको बता दूं ये कितने पर आता है? 12 पर। और ये भी बात मैंने बताई है, ये जो परमाणु क्रमांक है ये क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या होती है। क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या होती है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? देखो इसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2, क्योंकि 12 पर आया है। 2 8 10 और 2 12। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है। क्या करता है? त्यागने का कार्य करता है। त्यागता है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? +2, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। इसी प्रकार एल्यूमिनियम लेकर चलोगे उस पर +3 आ जाएगा कि भाई उसकी संयोजकता कितनी होगी? +3 होगी। इसी प्रकार आप सोडियम को लेकर चलोगे तो +1 हो जाएगी। क्लोरीन की लोगे तो क्या हो जाएगी? -1। क्या हो जाएगी? या 1 बोल सकते हो, -1 में आ जाएगी। और जैसे आगे पोटेशियम की लोगे या आप कैल्शियम की लेते हो, धीरे धीरे आपको इतना ध्यान होना चाहिए जो किसी भी तत्व है उसका अंतिम जो कक्ष बोल रहा है उसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है वो कितने, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इसकी क्या होगी? 2। अगर 2 ग्रहण करता तो इसकी क्या हो जाती है? -2। यानी कि ग्रहण करने पर हम लगा देंगे माइनस और त्यागने पर हम क्या लगा देंगे? प्लस। यही क्या है? संयोजकता है। ये क्या है? एक संयोजकता क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम जो अपने यहाँ पर परमाणुओं के मध्य बंध जो उपस्थित होते हैं 3 प्रकार के, उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से बंध पाए जाते हैं और उनके कार्य के आधार पर किस प्रकार उन्हें वर्गीकृत किया गया है, वो अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अगर आप लोगों को इजी स्टडी पूरी की क्लास में अच्छी लग रही है तो आप उन्हें लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब